बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो मैथमेटिक MTH 100 है उसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं इसके तमाम लेक्चर अपलोड करूँगा, लेकिन बारी बारी इंशाअल्लाह एक टॉपिक को मैं 2 हिस्सों में कन्वर्ट करूँगा, डिवाइड करूँगा, 2 हिस्सों में डिवाइड करके मैं इस लेक्चर को समझाऊँ करूँगा। मैं इजी मेथड से इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि जिन बच्चों की मैथ की प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाए। और इंशाल्लाह ताला वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी मैथमेटिक्स के कोर्स हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उन कोर्स को इंशाल्लाह जल्द शुरू करने वाला हूँ और इंशाल्लाह ताला उसको कंप्लीट भी करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, हमारे पास मैथमेटिक्स है, हमारे पास MTH 100 जी, ये एक कोर्स है हमारे पास। इसका टॉपिक नंबर 1 मैं शुरू करने लगा हूँ, लेक्चर नंबर 1 शुरू करने लगा हूँ। मैं फिर बताता चलूँ, मैं हर टॉपिक 1 को यानी लेक्चर को जो व्यू के लेक्चर हैं उसको मैं हर एक लेक्चर को मैं 2 हिस्सों में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 1TH में टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास। टॉपिक नंबर 1 यानी उसका जो टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास वो हमने पढ़ना है आज। इसमें हमारे पास सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन पढ़ के हम उसको कुछ एग्जांपल भी देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास है जी सेट। उसने सेट को डिफ़ाइन किया हमारे पास कि सेट क्या है हमारे पास। अब सेट क्या होता है हमारे पास, एक अनऑर्डर्ड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे पास अनऑर्डर्ड हमारे पास क्या है, अनऑर्डर्ड, ठीक है। अब कलेक्शन है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो अनऑर्डर्ड कलेक्शन है वो हमारे पास सेट होता है। क्या होता है जी, सेट होता है। अब इसको ये अनऑर्डर्ड क्या होता है इसको भी मैं समझाऊंगा। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट, और ये डिस्टिंक्ट क्या है हमारे पास इसको भी मैं समझाऊंगा। सिर्फ मैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को समझाने लगा हूँ, इसमें थोड़े सा आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो एग्जांपल ये दी है कि ऑल पर्सन लिव इन लाहौर। सिंपल जी एग्जांपल ले लेते हैं, लिव इन लाहौर। तो हमारे पास जितने भी पर्सन हैं, फीमेल है या मेल हैं, वो सारे के सारे क्या कह रहे हैं, लाहौर रह रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें कि लाहौर सेट है, उसके अंदर जो पर्सन रह रहे हैं, फीमेल और मेल जितने भी रह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होंगे। वो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। यानी ये जो पर्सन है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्योंकि एक पर्सन तो नहीं है लाहौर के अंदर। तो इसी तरह एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास ऑल टाउन इन पंजाब, ये एग्जांपल दी हुई है, मैं शॉर्ट करके समझाऊँ। अब पंजाब के अंदर जितने भी कस्बे हैं उनका सेट जी, तो ऐसे हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल टाउन इन पंजाब। इसे लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पर्सन लिव इन लाहौर, ऐसे कह सकते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास पंजाब के अंदर एक टाउन तो है नहीं है, बहुत सारे टाउन है। तो इसका मतलब ये कि ये जो टाउन होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, यानी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट की जो कलेक्शन होती है इन अ सेट के अंदर, इन अ सेट के अंदर जो कलेक्शन होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल जो मैं पर्सन का है, पर्सन एक तो नहीं हो सकता, मेल और फीमेल हो सकते हैं, उन सब की जो कलेक्शन की है ना, उन सब का जो सब की कलेक्शन मैंने उसको पर्सन कहा है, उसको मैंने क्या किया, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह टाउन है, टाउन एक तो नहीं है, बहुत सारे टाउन है, वो उन सब का कलेक्शन किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है। और वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे पास पंजाब के अंदर टाउन है, तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट की जो कलेक्शन होती है वो हमारे पास क्या आती है, ऑब्जेक्ट होती है। इसलिए इसने लिखा है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट को भी मैं समझाता हूँ इसके बाद। अब इसके बाद ये देखिए, अब ये तो चले एग्जांपल होगी थ्योरेटिकल, जो हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ
पर्सन इन लाहौर, सेट ऑफ अ टाउन इन अ पंजाब, या सेट ऑफ अ रिवर इन अ पंजाब, ठीक है। ये इस तरह की कई एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो मैथमेटिकली एग्जाम्पल है, अब मैथमेटिकल एग्जाम्पल को हम कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकल एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखिएगा, एक हमारे पास साइंटिस्ट था रूस्टर, इसे कहते हैं रूस्टर मेथड। इस मेथड से हम क्या करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सेट की जो डिनेशन होती है, नोटेशन जो होती है वो किस मेथड के साथ हम करते हैं। तो रोस्टर मेथड हमारे पास एक है, उसमें हमारे पास क्या है, कहता है फर्ज करिए हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, ये मैंने एलिमेंट लिख लिए हैं। अब मैं पूछूं क्या ये सेट है, ये सेट नहीं है। अब जितनी मर्जी आप इस तरह के एलिमेंट लिख लें, ये सेट नहीं होंगे। अब सेट लिखने का एक तरीकाकार है, उसमें ये है कि रोस्टर मेथड ये कहता है कि इन सेट को आपने करली ब्रैकेट यानी दरमियानी ब्रैकेट जो होती है, ब्रेसिस जिसे कहते हैं हम, इस ब्रैकेट को हम ब्रेसिस कहते हैं जी, ठीक है। दरमियानी ब्रैकेट को ब्रेसिस कहते हैं, यानी करली ब्रैकेट भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है, कर्ल होती है। तो अगर इन नंबरों को मैं अगर करली ब्रैकेट या ब्रेसिस में लिखूं तो ये एक सेट होगा, ये एक सेट। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद ये रूस्टर मेथड है, और उसके बाद इसकी जो नोटेशन होती है सेट की, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ ये ए कैपिटल ए के बराबर है, कैपिटल ए के बराबर है, तो इसकी जो नोटेशन होती है वो ऑलवेज कैपिटल वर्ड्स होती है। यानी ये वर्ड जो होते हैं ना वो हमारे पास कैपिटल होते हैं, हमेशा कैपिटल वर्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। यानी ए है, बी है, सी है, डी है, आप जो भी लेंगे उसको हमेशा कैपिटल लिखेंगे। हाँ, एक बात और, फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू ए बी सी, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर ए बी सी आया। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, क्या मैं इधर बड़ी ए बी सी लिख सकता हूँ, ए बी सी इस ब्रैकेट के अंदर? तो नहीं, कभी नहीं लिख सकते। एक बात तो ये होगी, क्योंकि हम जब कैपिटल वर्ड जो लिखते हैं वो सेट को डिनोट करने के लिए लिखते हैं, लेकिन जो करली ब्रैकेट है हमारे पास उसमें आपने एलिमेंट लिखने होते हैं, वो एलिमेंट स्मॉल हो सकते हैं, कैपिटल नहीं हो सकते। तो इस वजह से कैपिटल लिखेंगे तो हमारे पास सेट नहीं बनेगा, वो सेट नहीं होगा। हाँ, ये जो स्मॉल लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, क्योंकि ये नोटेशन होती है हमारे पास क्या होती है, एक सेट की, ठीक है। तो एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो हम किस तरह लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, या नोटेशन भी कह सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन जो होती है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? अब इसको लिखने का तरीका का ये है कि हम एक बात ये है कि जब भी हमने सेट लिखना है तो करली ब्रैकेट हमने लाजमी डालनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये करली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वेरिएबल डॉट, ये जो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है ऐसे करके, ठीक है। ये कहते हैं, ये बताता हूँ ये क्या होती है। तो फिर हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट किसी टाइप की भी हो सकती है, थ्योरेटिकल भी हो सकती है, मैथमेटिकल भी हो सकती है, ठीक है, किसी टाइप की हो सकती है। और इसको हम करली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक सेट है एक्स, इसे कहते हैं जब के। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये नोटेशन होती है सेट बिल्डर फॉर्म की, ये बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये सेट बिल्डर फॉर्म की नोटेशन होती है। क्या होती है, एक नोटेशन होती है, ठीक है, ये एक नोटेशन होती है हमारे पास। अब मैं कहता हूँ कि x, इसे कहते हैं जब के, ऐसे हम उर्दू में पढ़ लेते हैं, x जब के x लेस देन है 6, तो ये जो x लेस देन 6 है ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होगी, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी देखें, x जब कि x लेस देन है 6 है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x जब कि x
मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन 7, ठीक है, किसी टाइप की भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। थ्योरेटिकल मैं कहता हूँ एक्स, जबकि एक्स और रियल नंबर, ठीक है, ऐसे भी सकता हूँ। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल खोलूँ तो इसका मतलब यही बनता है, देखिए इसका मतलब जबकि एक्स लेस देन 6 का इसका मतलब ये होता है 1 2 3 4 और 5। इसके अंदर एक बात ये रखिएगा, इसके अंदर ये नहीं है हमारे पास इधर इक्वल होता ना, नीचे लाइन होती तो ये 6 भी हमारे पास आ जाता, लेकिन इसके नीचे इक्वल नहीं है, लाइन नहीं है, तो हम 6 नहीं लिखेंगे। और इसके बाद याद रखिएगा कि लेस देन 6 है, लेस देन 6 का मुराद है कि मैंने तो 1 2 3 4 5 लिख दिया है, इससे भी लेस देन और भी हैं, 0 -1 -2 -3 -4, ये भी इसके अंदर लेस देन होते हैं। तो सिंपल मैंने अगर कंडीशन रखी है हमारे पास, हम कहते हैं कि अगर ये नेचुरल नंबर है तो हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि एक्स रुकन है, बिलोंग टू है एन से बिलोंग करता है जी, एन से बिलोंग करता है, तो हमारे पास क्या होगा, तो हम इस सेट को हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे। अगर ये एन की कंडीशन नहीं दी जाती, नेचुरल नंबर की कंडीशन नहीं दी जाती, तो फिर इससे पीछे और भी बहुत नंबर है, ठीक है, इसके पीछे क्या आते हैं, और भी बहुत नंबर है हमारे पास। फिर हम उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास ऐसे है -∞ से सोन 5 तक होंगे, ठीक है जी, ऐसे -∞ इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत दूर तक जाते हैं -∞, ठीक है। ये -∞ एक ऐसा नंबर है जो बहुत माइनस वाला बहुत दूर तक हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास देखेंगे, इसमें हमारे पास देखें और भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास देखिएगा, इसके बाद हमारे पास आता है जी, हमारे पास बिलोंग टू, मैं एक वर्ड आता है बिलोंग टू, यानी एक सेट है, वो उसका रुकन है कि नहीं, हमने ये देखना है। इसे उर्दू में रुकन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी सिंबल जो होता है, इसका सिंबल जो होता है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट लेता हूँ एक सेट लेता हूँ, मैं कहता हूँ ABC, मैंने एक सेट ले लिया ये वाला। अब मैं ये कहता हूँ कि A जो है ना वो बिलोंग टू करता है कैपिटल A से, तो बात सही है। मैं ये कहता हूँ कि A रुकन है A का, कैपिटल A का। अगर मैं फार्मूला इस तरह लेता हूँ B इज़ इक्वल टू X Y और Z, ठीक है, तो मैं ये अगर ये फॉर्म लेता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ये कहूँ कि X बिलोंग टू B, यानी X रुकन है B का, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट मैं किसी सेट में से लेता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं इस तरह मैं ये भी कह सकता हूँ y बिलोंग टू b, ये भी कह सकता हूँ z बिलोंग टू b। अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है तो हर एलिमेंट क्या करता है, उस सेट के साथ क्या करता है, बिलोंग करता है, यानी उसका कोई ताल्लुक होता है उसके साथ, ठीक है। यानी इसी तरह ए के साथ क्या, स्मॉल ए या स्मॉल बी या ये स्मॉल है सी, ये इस तरह लिखे जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास एक सेट है 1 2 3, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि 1 बिलोंग टू A, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक इसके अंदर है, बिलोंग कर रहा है। मैं कहता हूँ 2 बिलोंग टू A, तो ये भी सही है क्योंकि 2 बिलोंग के साथ A कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ 3 बिलोंग टू A, तो ये भी क्या है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसी सेट में से मैं कहता हूँ कि 4 बिलोंग टू A, अब देखिए 4 तो इसके अंदर है ही नहीं, 4 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, मैं कहता हूँ 4 नॉट बिलोंग टू A, मैं क्या करूँगा, इसके ऐसे ऊपर ऐसे लाइन डाल दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 इससे बिलोंग नहीं करता, यानी A के साथ बिलोंग नहीं करता। तो बिलोंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास, जिसे हम उर्दू में रुकन कहते हैं, कोई भी एलिमेंट सेट का, ये या ये या ये है, अगर ये ले लेते हैं, अगर ये कोई भी सेट का एलिमेंट है, वो एलिमेंट इस सेट के साथ बिलोंग करता है अगर उसके अंदर मौजूद हो, अगर मौजूद नहीं है तो उसके साथ बिलोंग नहीं करेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमारे पास जी एक और डेफिनेशन छोटी सी, हमारे पास एक एम्प्टी सेट जी। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। हमारे पास क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं।
अब एम्प्टी सेट क्या होता है हमारे पास? एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है, मैं इसे कैपिटल से ज़ाहिर कर रहा हूँ सेट को, तो सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखता, इसके अंदर मैं कोई एलिमेंट नहीं लिखूंगा, तो ये हमारे पास क्या होगा? नल सेट, जिसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एम्प्टी का मतलब खाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसकी एक कोऑर्डिनेशन है, इसको इस खाली सेट को ना, इस खाली सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस खाली सेट को, ये वाली चीज़ को मैं ऐसे फाई लिख देता हूँ। चलिए मैं इसे सही करके लिख देता हूँ, इसे ऐसे और ये मैं ऐसे, ठीक है। ओ डाल के ना, ओ डाल के तो ऐसे कर दे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई बन जाएगा। तो फाई जो हमारे पास है, जो फाई है, इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट, ये क्या है हमारे पास? एम्प्टी सेट है हमारे पास। इस फाई का मतलब ये होता है, ठीक है जी। ये एक एम्प्टी सेट हो गया, यानी एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। अब बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट है आगे नेक्स्ट, एक होता है सब सेट। सब सेट यानी सेट का सबसेट, सेट का क्या होता है हमारे पास? सबसेट। ये जो आपका MTH100 है, इसमें बेसिक चीज़ें हैं। मैं ना तो इसकी ब्रीकी में जा रहा हूँ, जितना सिलेबस है उसके मुताबिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बड़ी पेचीदगी है, वो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको इस तरह का समझाऊँगा कि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अब ये देखिए हमारे पास सब सेट है। हमारे पास सब सेट क्या होता है? हमारे पास सब सेट सिंपल ये होता है कि अगर कोई सेट ए है, उसके तमाम के तमाम एलिमेंट अगर सेट बी के अंदर मौजूद है, तो वो उसका सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहता हूँ हमारे पास, मैं एग्जांपल लाजमी दूंगा, ये एग्जांपल है फॉर ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे पास एक सेट ए है। मैं कहता हूँ बी, हमारे पास भी एक सेट है 1 2 3, ठीक है। अब ये ए और बी सेट है, हमने कहना है कि ए सेट, क्या ए सेट बी सेट। मैं कहता हूँ अब जो सबसेट होता है ना, उसका सिंबल ये होता है, ये वाला, ऐसे यू ऐसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये सबसेट की नोटेशन होती है। मैंने ये देखना हो कि ए सबसेट है या बी का नहीं, ठीक है। मैं कहता हूँ अभी देख लेते हैं, मैंने ये देखना है। अब मैं देखता हूँ कि है कि नहीं। मैं कहता हूँ अगर ए सबसेट बी का लिखा है ना मैंने, तो इसका मतलब ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होने चाहिए। यानी अगर ए के अंदर 1 है तो इसके अंदर भी 1 होना चाहिए, है। ए के अंदर 2 है तो इसके अंदर भी 2 है। ए के अंदर 3 है तो इसके अंदर भी 3 है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का, क्योंकि उसके तमाम के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास क्या होगा? हमारे पास फ़र्ज़ करें, चलिए मैं सी ले लेता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। सी एक हमारे पास एक सेट है, क्योंकि कैपिटल हरफ से हमने सेट से ज़ाहिर करना है। ये हमारे पास 4 5 6 है, हमारे पास 7 है। तो हमारे पास डी हम एक सेट लेते हैं, तो हमारे पास हम लेते हैं हमारे पास ही के 4 5 6 7 8 9। हमने ये देखना है कि सी सबसेट है या डी का कि नहीं। अब मैं कहता हूं कि सी सबसेट है डी का, सी सबसेट है डी का। कैसे? क्योंकि अगर इसके अंदर 4 है तो 4 इसके अंदर भी है, अगर 5 इसके अंदर है तो 5 इसके अंदर भी है, अगर 6 इसके अंदर है तो 6 इसके अंदर भी है, अगर 7 इसके अंदर है तो 7 इसके अंदर भी है। तो इसका मतलब है कि सी के तमाम एलिमेंट डी के अंदर मौजूद है। वो अलग बात है डी के अंदर बड़े बहुत सारे हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि जिसको हम पहले लिख रहे हैं उसको उसके लिहाज से देखना है। अगर मैं कह रहा हूँ सी के तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हो, इसके अंदर मौजूद हों, ठीक है, तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? हमारे पास क्या होंगे? ये क्या होंगे? हमारे पास एलिमेंट होंगे इसके सारे के सारे, जो हम कह सकते हैं कि सी सबसेट है डी का। एक एग्जांपल मैं एक और समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ए और बी जो हमारे पास सेट है, मैं ये कहता हूँ ए सबसेट बी का। मैं ये भी कर सकता हूँ, ये लाइन नीचे लगा दो, तो लाइन, ये लाइन का मतलब ये होता है कि ए सबसेट बी का तो है, ये ए बी के इक्वल भी है, ये इक्वल सेट बन जाते हैं। यानी 1 2 3 या 1 2 3 है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ए सबसेट है बी का, इसे हम कहते हैं आर इक्वल, और इक्वल भी है, ठीक है, इक्वल भी है। अगर ये मैं एग्जांपल लूँ, ये मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है। अब ये जो सी और डी हमारे पास जो एग्जांपल है, इसमें 4 5 6 7 है, 4 5 6 7 है हमारे पास, 8 9 है। तो सी सबसेट है डी का,
लेकिन ये इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 7 तक, ये 8 9 है। तो इसको हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, सी सबसेट है डी का, इसके नीचे लाइन नहीं लगाएंगे जिस तरह की ये लाइन लगी है, ठीक है। अब इसके नीचे लाइन है, क्योंकि अब जो इस तरह के सेट होते हैं उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। सब प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिनके नीचे इक्वल का सिंबल नहीं आता। और ये हमारे पास जो सबसेट होते हैं, ए सबसेट आर इक्वल टू बी, ठीक है, तो क्योंकि ये इक्वल भी है और सबसेट भी है एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास, अगर फॉर मैं इसी एग्जांपल लूँ, मैं ये हमारे पास, चलिए मैं ले लेता हूँ, डी इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और हमारे पास सी हमारे पास कहता हूँ मैं मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 2 कर लेता हूँ, 1 2 कर लेता हूँ, ठीक है, ये 1 2 ही कर लेता हूँ सी। अब मैंने ये देखना हो कि डी सबसेट है सी का कि नहीं, ठीक है, डी सबसेट है सी का कि नहीं, मैंने ये देखना है। तो बेटा जी मैंने सबसेट की डेफिनेशन अभी बताई कि सबसेट वो होता है कि आपने जो पहला एलिमेंट देखना है, मैंने ये देखना है पहला एलिमेंट डी सबसेट है सी का, मैंने ये देखना है डी के तमाम एलिमेंट सी के अंदर मौजूद होने चाहिए। अब डी के तमाम एलिमेंट सी के अंदर मौजूद हैं, देखें 1 2 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, अब सी के अंदर कितने 2 1 2, अब इसका मतलब कि तमाम के तमाम तो नहीं है इसके अंदर है डी के एलिमेंट सी के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये डी जो है नॉट सबसेट ऑफ सी। तो इसको हम ऐसी लाइन लगा देंगे ऐसे सबसेट के ऊपर कि हम ये कह देंगे कि ये सबसेट है वो सी का नहीं है जी, ठीक है जी। अब इसके बाद जी हमारे पास और मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास जी आगे जो मज़ीद है वो दो चीज़ें हमारे पास, एक है हमारे पास इंटरसेक्शन और एक है हमारे पास यूनियन। अब यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास, ही मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल के साथ इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, सिंपल, मैं सिंपल एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और बी हमारे पास सेट है हमारे पास 2 3 और ये 4, एक ये सेट है हमारे पास, ठीक है। मैंने जब इंटरसेक्शन निकालना हो तो इसका सिंबल ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ए नहीं लिखते लेकिन ए की तरह होता है, ठीक है, मतलब ए नहीं, यानी इस तरह का सिंबल होता है। जब मैंने इनके दरमियान इंटरसेक्शन निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये इसका सिंबल होगा हमारे पास, ये वाला, ये मैं ब्लू से लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, हम जब ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 और दरमियान में इंटरसेक्शन और बी की वैल्यू लिखेंगे 2 3 और ये 4। अब हमने इंटरसेक्शन दोनों के दरमियान निकालना है। इंटरसेक्शन ये होता है कि इन दोनों एलिमेंट के अंदर जो मिलते जुलते नंबर है ना वो लिख दें, मिलते जुलते जो नंबर है वो लिख दें। अब इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 नहीं लिखना, मिलते जुलते लिखने हैं। अब इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, वो लिख देना है, ठीक है। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, वो भी लिख देना है। इसके अंदर 4 है तो वो भी, इसके अंदर भी 4 है तो वो भी आपने लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारे पास। तो एक है यूनियन हमारे पास, एक है यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है इंटरसेक्शन का मतलब होता है मिलता जुलता, और यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। फॉर एग्जांपल इसको भी मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है, एक सेट है हमारे पास, देखते 5 6 7 8, ठीक है। तो बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मैंने अगर यूनियन निकालना हो तो यूनियन यू से जो होता है यू की तरह होता है ऐसे यूनियन, ठीक है। इसका सिंबल ये होता है हमारे पास, ठीक है। अगर मैंने इन दो सेट के दरमियान मैंने यूनियन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी। इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए क्या हमारे पास 5 6 7 8, दरमियान में यूनियन, ये वाला दरमियान में यूनियन। फिर बी की वैल्यू लिखूंगा 1 2 3 4, 1 2
3 4। अब इसमें यूनियन का मतलब होता है एक तरतीब के साथ आपने सबको इकट्ठा कर लेना, सबको छोड़ना किसी को, सबको इकट्ठा कर लेना। कैसे? तरतीब के साथ, ठीक है। नो डाउट ये पहले है ये बाद में, लेकिन आपने जब यूनियन लिखना है तो वो हमारे पास आपने इन दोनों के दरमियान यूनियन लिखना है तो एक इकट्ठा कर लेना सबको आपने, ठीक है। कैसे? तरतीब के साथ, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ये 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। चलिए 9 तो नहीं इसके अंदर है, ठीक है, 8 तक है, ठीक है। तो ये तरतीब के साथ दोनों सेट का जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट है उसको तरतीब के साथ इकट्ठा लिख देना, वो हमारे पास क्या होगा? यूनियन होगा। वो हमारे पास क्या होगा जी? यूनियन होगा। उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ रही है, तो ये नोट कर